आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी के बीच हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर आई। पाकिस्तान हिंदुस्तान और आलमी दबाव के आगे झुका और हिंदुस्तानी फजाइया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर राजी हो गया। खुद पाकिस्तानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट से यह ऐलान किया। इसे सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत से ताबीर किया जा रहा है। आज जैसे ही लोगों को यह खबर मौसूल हुई कि हिंदुस्तानी फजाइया के जाबाज अफसर अभिनंदन को कल पाकिस्तान रिहा करेगा, मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम आगे कोई जंग नहीं चाहते हैं और इसके लिए मैंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इसे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के दबाव का नतीजा समझा जाए या यह पाकिस्तान का सोचा समझा कदम है। और अगर इस कदम के पीछे पाकिस्तान की नीयत साफ है तो सवाल यह भी उठता है कि दहशतगर्दी और अमन क्या साथ साथ चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान वाकई अमन का ख्वाहा है तो क्या वो अपने यहां पनप रही दहशतगर्दी पर लगाम लगाएगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले भी कहा था कि वो छोड़नी चाहिए इफ वो गुडविल चाहते हैं, और मेरा ख्याल आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप टुवर्ड्स गुडविल। तो हिंदुस्तान के लिए आज एक तरह से और जीत का दिन है और इसी वजह से आज मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा जाए कि आखिर पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, इस कदम को कैसे देखा जाए। क्या पाकिस्तान ने किसी मसलहत के तहत यह कदम उठाया है या वाकई अब पाकिस्तान की नीयत साफ है और वो साफ नीयत के साथ खित्ते में और रीजन में एक तरह से अमन चाह रहा है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब जो कि वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फैसल अहमद ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ेंगे और कुछ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ जाएंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट, सबका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे। जब से यह खबर आई है कि अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ रहा है, कल अभिनंदन रिहा होकर हिंदुस्तान एक तरह से आ जाएंगे, पाकिस्तान के इस कदम को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में पाकिस्तान ने दबाव के आगे पाकिस्तान झुका है? कर्नल साहब, न केवल यह कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा, बल्कि एक ये भी खबर है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर सुषमा स्वराज जी आएंगी तो हम नहीं आएंगे, सुषमा स्वराज जी भी आई और वो भी आए। तो ये दो अच्छी खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान का झूठ बोलने का इतिहास बहुत पुराना है। इन खबरों को वी कैन टेक इट ओनली एज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। असलियत में 1947 में ही पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि हमारा देश इस्लामिक कंट्री है लेकिन हम हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे। 22% हिंदू आज 1% हो गए। लिहाजा हम इन दो इंपॉर्टेंट न्यूज को इंपॉर्टेंट तो मानते हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं मानते। कारण ये कि हमने तो नियत पर भरोसा नहीं है। हमें नियत पे भरोसा, हाँ, हमें बिल्कुल नियत के ऊपर भरोसा नहीं है और नाप करने की आवश्यकता है।
अजमाए को अजमावे और बेवकूफ के अलावे अब आवश्यकता नहीं है। अब एक टाइम है। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूं और एज ए मिलिट्री ऑफिसर मैं वीर चक्र प्राप्त हूं। मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं जानता हूं कि जब दुश्मन जिस जगह कमजोर हो वहां अटैक किया जाता है। आज की तारीख में पाकिस्तान एक कमजोर देश है कई कारणों से। पहला कारण तो ये कि उसकी इकोनॉमी शटर्ड हो चुकी है और दूसरा कारण ये कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों में जो उसके पास वेपन्स हैं वो हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। कर्नल साहब मेरे सीधे सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा है। क्या पाकिस्तान वाकई में दबाव में था? यह दबाव में उसका यह कदम देखा जाए? दबाव से ज्यादा ये खौफ में देखा जाए। दबाव तो बहुत पहले भी रहा है। अरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव की कोई मीनिंग नहीं है। मुझे बताइए, क्या रशिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन की परवाह की थी जब चेचनिया में गए थे? या चाइना ने तियाननमेन स्क्वायर में जाने से पहले क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह की थी? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव मैं नहीं मानता। ये खौफ है। ये खौफ है जो उसने खौफ देखा है कि ये खौफ है पीएम मोदी का, ये खौफ है हिंदुस्तान का, ये खौफ है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की वेपनरी का। हमारे पास एवक्स थे, हमारे पास हवा में रिफ्यूलिंग करने का सिस्टम था। हमने उनके रडार को चकमा दिया और हमारे पास इसरो और एनटीआरओ से बराबर पॉइंट वाइज खबर थी और 90 किलोमीटर दूर तक पॉइंट टू पॉइंट अटैक किया जा सकता था। इस किस्म की यानी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। कर्नल साहब, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ठीक है, मैं इसी पर और पैनलिस्ट हैं उनसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज आरजू साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, जो बातें अभी कर्नल टीपी त्यागी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने दबाव में आकर एक तरह से घुटने टेक दिए और आखिरकार हमारे जाबाज पायलट को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, क्या वाकई में आपकी नजर में प्रोफेसर साहब यह दबाव का नतीजा है? नहीं, मेरे ख्याल में यह दबाव का नतीजा नहीं है। जब से पाकिस्तान में इमरान खान वजीर आजम हुए हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और वो एक ख़ास एजेंडे के तहत जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसी पॉलिसी को फर्दर परसू कर रहे हैं। शुरू में ही उन्होंने कहा था कि उनकी पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात जो है दुरुस्त हों, और उसी वक्त से वो कह रहे थे कि हम डायलॉग के जरिए बात करेंगे, और चुनांचे उन्होंने डायलॉग की पेशकश भी की थी। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद बदकिस्मती से पुलवामा में हुआ और उसके बाद से जो कुछ जो है पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है वो सबके सामने है। तो ये बेसिकली इमरान की कंसिस्टेंट जो पॉलिसी है उसका नतीजा है, और वो बिल्कुल एक ऐसे लीडर के तौर पर सोच रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से तबाह हो गया है, उनका सिस्टम तबाह हो गया है, और ख़ासतौर से अफगानिस्तान की जंग का उन पर बुरी तरह से असर पड़ा है। उनके 70,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें फौजी भी हैं, दूसरे भी हैं। इकनॉमी का 80 बिलियन से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ। एक छोटे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खसारा है। अगर चाइना ने वो कॉरिडोर वगैरह बना के उसकी मदद नहीं की होती तो पाकिस्तान और ज़्यादा बुरी हालत में होता। ऐसे मुल्क में जब मुल्क की ये हालत हो तो वहाँ के लीडर को जो करना चाहिए, जो सोचना चाहिए, वही इमरान खान सोच रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि आज फेसबुक पे किसी ने ट्वीट किया कि क्या अभिनंदन को छोड़ा जाएगा। एक श्री राम है, उन्होंने किया। दूसरे साहब ने जो है आशीष कुमार हैं, उन्होंने उम्मीद जताई। तो मैंने कहा बिल्कुल आप मुतमईन रहिए, बहुत जल्दी छोड़ दिया जाएगा। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान नहीं हुआ था, तभी मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, और मुझे यकीन था कि इमरान खान जो है यही करेगा कि वो छोड़ देगा। अब इसे खामखा के लिए ये कहना कि हमारे सामने घुटने टेक दिए, फला कर दिए, ढेका कर दिए, ये वार प्रोपेगेंडा है। एनालिस्ट को इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो है, हमें पब्लिक को जो सही सूरत हाल है। एक तरफ से अगर अपरेंटली ये आ रहा है कि एक आदमी पीस की बात कर रहा है तो उसे पीस का मौका देना चाहिए। वहां जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। वो भी ये समझ रहे हैं कि सब कुछ जो है कोई जवानों को मरने का कोई गम नहीं है, बल्कि मोदी जी इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, इस वजह से सारे हंगामे कर रहे हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। और ये जो जंग का हिस्टीरिया जो क्रिएट किया जा रहा है, लोग भूल जाते हैं कि जंग होगी तो क्या होगी, बड़ी खौफनाक जंग होगी। इसमें शक नहीं है कि इंडियन आर्मी को थोड़ी एडवांटेज हासिल है, लेकिन सामने हमास नहीं है। इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं होगी। मैं मगरबी एशिया की तरफ जा रहा हूं।
ये एक जरा मजबूत और एक जरा कमजोर मुल्क के बीच में होगी। दूसरा भी 2-4 पंच मारेगा और 2-4 पंच भी हमारे लिए बड़े खतरनाक होंगे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। आप ये सोचिए कि एक बम अगर कराची पे गिर जाए, एक बॉम्बे पे गिर जाए, तो दोनों की इकोनॉमी जो है, कई जीडीपी जो है नीचे चली जाएगी और दोनों गिरा सकते हैं। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है कि जंग तो मसले का हल नहीं है और जंग में नुकसान सभी का होगा। कमर आगा साहब जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। जो डिबेट हमारी चल रही है उसे आप सुन रहे हैं। अभिनंदन का जो कदम है, जो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, कमर आगा साहब, अभिनंदन को छोड़ने की बात कही, कल रिहा कर दिया जाएगा। कैसे इस कदम को कमर आगा साहब आप देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की मसलिहत है, इमरान खान का सोचा समझा कदम इसे आप देखते हैं, या आलमी और हिंदुस्तान का दबाव? कैसे देखा जाए इसे? कैसे इस कदम को कमर आगा साहब आप देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की मसलिहत है, इमरान खान का सोचा समझा कदम इसे आप देखते हैं, या आलमी और हिंदुस्तान का दबाव? कैसे देखा जाए? इसके अलावा और मैं क्या कहूं जी, दबाव के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव अगर नहीं होता तो कभी नहीं होते। दूसरी चीज यह है कि इमरान खान जो है वो वहाँ के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो आर्मी है जी, और कोई भी आदमी आर्मी के खिलाफ बोल नहीं सकता, और इमरान खान वही ज़बान बोलते हैं। और इमरान खान को तो कहा जाता है कि ये आर्मी के पोस्टर बॉय हैं। पता नहीं कि आपके दूसरे साहब अभी फरमा रहे थे, मेरी तो समझ में नहीं आया जी। दूसरी बात यह है कि उनको कहा जाता है कि ये तालिबान खान भी हैं, ये पाकिस्तानी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर कोई भला स्ट्रेटेजिक डिसीजन इस तरह का ले सकता है बगैर आर्मी के? मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल नहीं, कोई सोच नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब सिर्फ बात करने की बात करते थे हिंदुस्तान से, उनको जेल भेज दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि हम भारत से अच्छे संबंध करेंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे, उनको मारवा डाला गया। भुट्टो पहले जब आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, उनको उनकी क्या गत बनी? तो ये तो पाकिस्तान को मैंने आज तक सुना ही नहीं कि इस तरह की बात कि पाकिस्तान भला टॉलरेट कर ले, वहाँ की आर्मी टॉलरेट कर ले। ये हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी हार हुई है पाकिस्तान की आर्मी की। उसका मिसकैलकुलेशन था। उसने सोचा था कि हमको अमेरिका ने हायर किया है अफगानिस्तान के लिए, हम अफगानिस्तान में हम वहाँ पे अमन शांति लाएंगे तालिबान से बात करने के लिए, तो अमेरिका हमारा साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने खुल के हिंदुस्तान का साथ दे दिया। फिर उसके अलावा ये हुआ, चाइना जो ऑल वेदर फ्रेंड था वो उसने साथ नहीं दिया। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस यहाँ आए और उन्हीं ने कहा कि दहशत के खिलाफ वो बात करके गए। यूएई ने देखा क्या स्टैंड लिया। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की कल मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि सुषमा स्वराज को नहीं जाना चाहिए, वो कल वहां जा रही हैं। उनके कहने के बावजूद वहां पे जा रही हैं। बिल्कुल उसकी वजह थी एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो एक छोटी सी भी जंग नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनकी इकनॉमी जो है प्राइस राइस इस कदर ज़्यादा है कि लोग वहाँ परेशान हैं। फिर उसके अलावा उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। उनके पास डेट बर्डन इतना है कि अब उनको कोई लोन देने पे तैयार नहीं। उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से खड़े हो रहे हैं वहाँ के ऊपर, आतंकवादियों के चलते हुए कोई फॉरेन बड़ी कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करने पे तैयार नहीं है। तो इन हालात में किया। सऊदी अरबिया, यूएई जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनकी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो दोनों कमर आगा साहब ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये तमाम मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मजबूरी में कदम उठाया गया, ठीक है पाकिस्तान ने जो भी कदम उठाया, लेकिन पाकिस्तान के, कमर आगा साहब, पाकिस्तान के इस पहल के बाद क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान करीब आ सकेंगे? सर बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। मैं दो बात बोलता हूं सिर्फ। मैं कर्नल साहब आ रहा हूं, कर्नल साहब मैं आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता उसकी, एक मिनट जी आका साहब, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये कदम जो उठाया है ये अब ये नहीं रुकेगा।
इसकी वजह यह है कि यहाँ की पब्लिक ओपिनियन भी बदल गई है। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। ये वॉर जो छेड़ी गई है ये आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई है और ये उस वक्त तक चलेगी जब तक कि हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे या सलाहुद्दीन या दाऊद इब्राहिम ये सब लोग अरेस्ट करके भारत के हवाले नहीं किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये क्रैम्स जो चल रहे हैं, टेररिस्ट कैंप, ये बंद करने पड़ेंगे इनको भारत के खिलाफ। और फिर उसके अलावा सीज फायर वायलेशन जो हो रहा है इस पे भी उनको लगाम लगानी पड़ेगी। ये बड़ा पाकिस्तान, आप सोच नहीं सकते इसके नतीजे कितनी दूर तक जाएंगे, इसलिए कि ये इनको करना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ अगर ये कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे कुछ, तभी मैं समझता हूँ बातचीत का भी दौर शुरू हो जाएगा फौरन, इसलिए कि यहाँ की गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर वो लेकिन उनको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, तो अगर वो लेते हैं डॉक्टर फैसल, नहीं तो ये प्रेशर जो बनाया गया है इस वक्त ये नहीं रुकने वाला है। जी डॉक्टर फैसल साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि रीजन के या खित्ते के जो अब मौजूदा जो सिनेरियो है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कदम उठाया, ठीक है दबाव में वो कदम उठाया गया, लेकिन जो पहल पाकिस्तान ने की है अभिनंदन को छोड़ने की, रिहाई की, उसके बाद अब हालात कैसे देखते हैं? जो सिनेरियो अब बन रहा है रीजन का, उसे कैसे देखा जाए? फैसल साहब देखिए, जो सिनेरियो अभी रीजन का बन रहा है उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है समझना। पहला तो यह है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक प्रेशर पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये देखना जरूरी होगा कि उसके क्या रिजल्ट्स या क्या नतीजे आते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए इमरान खान ने खुद जो है उन्होंने बोला है और कल वो छोड़ भी देंगे। ये एक अच्छी पहल है उनके तरफ से। लेकिन एक और इशू हम लोग देखेंगे कि जैसे OIC है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं, उसमें भी हमने देखा है कि इंडिया को इनवाइट किया गया जी, और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारी सुषमा स्वराज मैम अटेंड करेंगी उसको प्रोग्राम वहाँ पे जी। तो ये सब चीज़ें इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कि डिप्लोमेटिकली जो है हम लोग तो काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं और काफ़ी सूटेबल रिजल्ट्स जो है हमें मिल रहा है। पॉलिटिकली भी हम इसको एक तरीके से देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन है या यूनाइटेड स्टेट्स है जी, या और भी इवन चाइना को आप ले लीजिए, जो कि एक तरीके से पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद चाइना जो है पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट में बोले या इस तरह की कुछ थी, लेकिन सब लोगों ने एक तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला है और इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेटिक जो एक अभी इनिशिएटिव शुरू हुआ है इसको जारी रखने की ज़रूरत है। और जो एक और सिचुएशन ये बनता है कि जैसे पीस प्रोसेस इनिशिएट करने की ज़रूरत है, बातचीत की भी ज़रूरत है उसी वक्त साथ साथ में जी। अतीकुर रहमान साहब, जिस बातचीत की पहल एक तरह से इमरान खान ने कर दी, हालांकि पीएम मोदी ने तो बहुत पहले वो पहल कर दी थी नवाज शरीफ के दौर में, एक तरह से अभिनंदन को रिहा करके छोड़कर और अमन की बात करके, क्या वाकई में इमरान खान ने भी अब एक पहल की है बातचीत की, मुज़ाकरात की? अतीक साहब जी देखिए, ये बड़े सीरियस मामले हैं, ये डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मामले हैं। हमारे मिलिट्री जनरल्स हैं, हमारी आर्मी है, हमारे तीनों कमांड फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट हमारी बड़ी सख्ती से निपट रही है इन सब मामलों को। मैं नहीं समझता हूं हम लोग एज ए सिविलियन जी इन मामलों के ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा इशू कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट में ना हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए आज जो हालात बने हुए हैं दोनों हमारे मुल्कों के बीच में, इसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा हमारा आता है कश्मीर का, कश्मीर के मुसलमानों का। बिल्कुल। और हम यहां पर जो चूक हमारी हुई है हिंदुस्तान से वो ये हुई है कि कश्मीर के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के दूसरे जो स्टेट्स के मुसलमान हैं इन लोगों को हमेशा से अलग थलग करके पेश किया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे डॉक्टर रफीक जकरिया ने यूएन को एड्रेस किया था और वहां पर इन पर्टिकुलर लाल बहादुर शास्त्री ने इस बात को स्ट्रेस करने कहा था कि आप कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक एंटिटी बताइए।
जो आगे के सालों में आगे की डिप्लोमेसी में ये हमने फेलियर पाया, तो ये पाकिस्तान के सामने हथियार बन जाता है। देखिए कि सिर्फ वो कश्मीर को हथियाने के लिए ये समझते हैं कि कश्मीर बड़ा आसान मुद्दा है और हम उसको कैप्चर कर लेंगे। वो ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान कश्मीर को अपने सेक्युलरिज्म का ताज मानता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में हम फेल हुए हैं यहां पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज अच्छा मौका है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने 2 स्टेटमेंट इश्यू किए थे, जो हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था तमाम इलाकों में हिंदुस्तान के। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि हम कश्मीर को नहीं जीत सकते बगैर कश्मीरियों के जीते हुए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा कायम रहना चाहिए और ये मौका हम आज उठाएंगे इमरान खान को ये बताने के लिए कि जिहाद का जो आपने मकसद दुनिया को बताया है वो आपका मकसद गलत है। आपका जिहाद का मफहूम सही नहीं बताया गया पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कहा अतीक साहब आपने। कभी नहीं जी, कभी नहीं उसका खुलासा ही नहीं किया। और ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। वेस्ट पूरी तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये तमाम हमारे जो मिलिट्री के हजरात बैठे हुए हैं ये आपको साफ तौर पे बता पाएंगे। ये जो डिप्लोमेसी चलती है ये वेस्टर्न डिप्लोमेसी अगेंस्ट इंडिया है और पाकिस्तान के साथ में हमारा कोई भी तरीके से लड़ जाना हमारे लिए ज्यादा नुकसान साबित होगा, क्योंकि हम BMW हैं और पाकिस्तान 2 व्हीलर है। ये समझने की हम लोगों को जरूरत है। इसीलिए रेस्ट्रेंट इज द बेस्ट पॉलिसी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जब तक कि हम अपने अफेयर्स पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में, और कश्मीरी मुस्लिमों का 35A और 370A आर्टिकल को किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़, जब तक कि वहां की असेंबली पूरी तरह से वहां की गवर्नमेंट उसका हमको पूरा पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, वहां से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं बराए मेहरबानी हिंदुस्तान की सरकार को यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आर्टिकल 35A और 370 के साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। नहीं, ये तो देखिए हिंदुस्तान का दाखिली मामला, यहां तो हिंदुस्तान समझ लेगा भाई, कश्मीर तो अपना ही हिस्सा है। अतीकुर रहमान साहब, यहां जो मसला है उसे तो पाकिस्तान से जोड़ा नहीं जा सकता। 35A हो 370 हो, ये तो हिंदुस्तान में रहकर हम लोग समझ लेंगे। सरफराज आरजू साहब, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बात आखिर में यही निकल कर आती कि मसला सिर्फ बातचीत से हल होगा। एक पहल पीएम मोदी ने नवाज शरीफ के दौर में की थी और बगैर बुलाए पीएम मोदी चले गए थे, और एक पहल क्या आपको नहीं लगती कि आज इमरान खान ने भी की है, अभिनंदन को रिहा करके? क्या वाकई में बातचीत की जो राह है वो हमवार होती दिख रही है? आरजू साहब, इस जेस्चर को इमरान खान के इस जेस्चर को एक गुडविल जेस्चर के तौर पर देखना चाहिए, न कि ये कि आप उस पर जो है अलग अलग रंगों को जो है चढ़ाएं और कहें कि घुटने टेक दिए और झुक गया और कमजोर हो गया। मैं समझता हूं कि दबाव में इस वक्त पाकिस्तान नहीं, दबाव में इस वक्त हमारा मुल्क है। हम इस जेस्चर के जवाब में क्या इक़दाम पेश कर सकते हैं दुनिया के सामने? इमरान खान ने तो अपनी चाल चल ली, इमरान खान ने अपना मूव तो आगे बढ़ा दिया। हमारे पास रेसिप्रोकल मूव क्या है? क्या इसके बाद हम उसके बाद भी जो है क्या हम जंग की बातें करेंगे? क्या उसके बाद भी हम जो है नेगोशिएशन से जो है दूर रहेंगे? क्या उसके बाद भी जो है सुषमा स्वराज जो है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर देंगी? दबाव में तो हिंदुस्तान है। अब हमारी जो पॉलिसी जो अब तक रही है उस पॉलिसी के जितने भी बखिए उधेड़े जा सकते थे वो उधड़ चुके हैं। अब हम लोगों को नया अपने लिए जो है एक रोड मैप तैयार करना होगा, और हम जो है वो जंग की और इस तरह की जो एट्रिशन की जो बातें हैं उनसे जो है अब हमको इज्तिनाब करते हुए जो है कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इमरान खान ने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोल के भी जो है जो पॉइंट स्कोर किया था वही पॉइंट उन्होंने आज अभिनंदन को रिहा करने के बाद जो के ऐलान के बाद जो है वो पॉइंट स्कोर किया है। उस वक्त भी हम दबाव में थे और हम लोगों को जो है अपने वजीरों को जो है वहां पे इनॉग्रेशन के मौके पे भेजना पड़ा था, और आज जब अभिनंदन हमारे घर वापस लौटेंगे तो हमारे पास क्या उसके जवाब में होगा? ये बड़ा सवाल है। और हमारे सारे एनालिस्ट जो हैं
वो इन तमाम चीजों को जो है इनको अपनी नजरों से ओझल करते हुए आज भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग जंग की बातें करते हैं और ताकत के इस्तेमाल की बातें करते हैं। दबाव में सारी दुनिया ने दबाव सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं डाला था, दबाव जो था हिंदुस्तान पर भी था कि आप भी जो है रेस्ट्रेंट से काम लें। अमेरिका का भी यही कहना था, यूरोपियन यूनियन का भी यही कहना था। यही तो वजह है कि हम जो है इसके आगे किसी और किस्म के इश्तियाल अंगेजी से अब तक हमने गुरेज किया है और इज्तनाब किया है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को अब एक पॉजिटिव ट्रैक इख्तियार करने की जरूरत है और जितनी भी इस पर कमर आगा साहब का पैदा हुई है, शिद्दत पैदा कमर आगा साहब कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, मैं रिएक्शन के बाद फिर ब्रेक लूंगा। जी कमर आगा साहब। जी नहीं, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा हूं, मैं यहां से विड्रॉ करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट। ये डिबेट का जो लेवल है मैं कमर आगा साहब, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठा हूं। आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम हियर प्लीज। थैंक यू। कमर आगा साहब, हिंदुस्तानी चैनल पर कमर आगा साहब इस तरह की बातें नहीं हो सकती क्या? कमर आगा साहब, क्या अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, आप लोग कमर आगा साहब, क्या एक डिफरेंट नैरेटिव नहीं हो सकता? चलिए ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, कोशिश करूंगा कमर आगा साहब लौट कर आएं और अपनी बात रखें। जाहिर सी बात है कि मुल्क का इशू है और मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, कोशिश करेंगे। तो अभिनंदन की खबर आने के बाद एक तरह से मुल्क में फिर से जीत जैसा माहौल बना हुआ और हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मजबूरी में पाकिस्तान को यह कदम उठाना पड़ा। इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फैसल आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक तरफ रीजन में इस तरह के हालात हैं और कल अबुधाबी में ओआईसी की बहुत अहम मीटिंग होने जा रही जिसमें हिंदुस्तान को भी इनवाइट किया गया है। कितनी इंपॉर्टेंस ये मीटिंग है हिंदुस्तान के लिए? मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी पहली बार इंडिया को इसमें इनवाइट किया गया है जी। और ये अगर आप रीजन देखें कि जो यूएई ने रीजन दिया कि आखिर वो इंडिया को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, इसमें उन्होंने 3 रीजंस दिए। पहला ये दिया कि भाई इंडिया का पॉलिटिकल स्टेचर काफी बढ़ गया है इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा उन्होंने दिया कि भाई इंडिया हैज ए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लेगेसी, तो इस लेगेसी को उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दिया है। और तीसरा उन्होंने बोला कि एक इस्लामिक कंपोनेंट जो है वो भी इंडिया में है और इस वजह से उन्होंने इसको इंपॉर्टेंस दी है। तो ये 3 तो उन्होंने रीजन दिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसको वजाहत करें इस चीज की, तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिटरीली तीनों ही फ्रंट पे इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग है, जिसके वजह से ओआईसी को बुलाना पड़ रहा है इंडिया को, और चाहे वो पाकिस्तान नाराज हो जाए उससे तो भी। बल्कि पाकिस्तान नाराज हुआ भी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान वहां पर जा रहा है। मतलब एक तरह से यहां पर भी हिंदुस्तान की जीत। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि ये देखिए एक डिप्लोमेटिक ये जो पोस्चरिंग है जो भी लिया है हम लोगों ने, वो काफी स्ट्रांग रहा है और इसको माना जाएगा कि हम लोग इस पे डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने जीता है। मैं 2-3 एग्जांपल बस देना चाहूंगा कि अगर हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इश्यूज पे देखा जाए जी, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप ओआईसी के साथ देखेंगे तो इंडिया का ट्रेड जो है वो $250 बिलियन का है ओआईसी के साथ। ओआईसी कंट्रीज जो 57 कंट्रीज हैं उनके साथ, वहीं पे पाकिस्तान का ओआईसी के साथ ट्रेड सिर्फ $25 बिलियन का है। तो ये डिफरेंस तो वाजे है कि भाई आखिर क्यों ओआईसी भी इंडिया की तरफ जो है रुजू करेगा और क्यों इंडिया पे अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी चीज की पॉलिटिकली अगर हम देखें तो हमने ये बात बार बार साबित की है। जैसे आप देखेंगे कि भाई S-400 का इशू था रशिया के साथ, उस इशू में भी हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली जो है वो गेन किया। यूनाइटेड स्टेट्स जो सैंक्शन वगैरह था वो सब वो नहीं लगा पाए हमारे ऊपर, और S-400 के डील पे हमने बातचीत की। ईरान वाले इशू पे भी हम लोगों ने, यूएस ने जो है एक नॉर्मल स्टैंड लिया हमारे साथ, कोई अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया ईरान इशू पे। तो ये भी हमारी डिप्लोमेसी की जीत है। तो पॉलिटिकली भी हम काफ़ी स्ट्रांग हैं और मिलिटरीली डेफिनेटली हम स्ट्रांग तो ही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि
साउथ चाइना सी के इशू में या डोकलाम के इशू में हमने साबित किया है कि, और इवन अभी एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान पे हमने ये बात साबित वाजे तौर पे कर दी है कि भाई मिलिटरीली भी हम स्ट्रांग हैं। इसलिए तीनों तरीके से, या चाहे आप उसको पॉलिटिकल बोलें या उसको इकोनॉमिक बोलें या उसे आप मिलिट्री बोलें, तीनों तरीके से हमने एक वर्चस्व इस रीजन में हासिल किया है और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल। कर्नल टीपी त्यागी साहब, एक बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए ओआईसी है जहां से पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब किया जा सकता है। पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, एक बहुत अच्छा मौका हिंदुस्तान के पास है पाकिस्तान को बेनकाब करने का। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, अगर रेस्ट्रेंट, नेगोशिएशन, डायलॉग, इनसे समस्या का समाधान होना होता तो अब तक हो गया होता। आवश्यक, क्या हम नहीं जानते कि इमरान के इलेक्शन में हाफिज सईद भी था, इमरान के इलेक्शन में जैश मोहम्मद का मसूद अजहर भी था। क्या वो इन लोगों के बगैर कोई डिसीजन ले पाएगा? तो ये आतंक बना रहेगा। अब तो इसका पहला सॉल्यूशन तो है मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस हिंदुस्तान में आना चाहिए और ये मिलिट्री ऑपरेशन से ही होगा। और हमको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। रशिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह की थी क्या चेचनिया में जाने से पहले? चाइना ने तियानमेन स्क्वायर में जाने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह की थी क्या? इजराइल ने परवाह की थी क्या? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर साथ देती है तो ठीक है, लेकिन अगर ना भी दे तो ये काम अब होना चाहिए। इनिशिएटिव इस टाइम इंडिया के हाथ में है। मैं फौजी हूं इसलिए दर्द मुझे होता है क्योंकि फौज के जितने लोग हैं, अरे देखो ना, कारगिल में कुल मिला के 527 सिपाहियों ने शहादत दी, युद्ध जीत लिया। उसके बाद 15,000 से ज्यादा सिपाही शहादत दे चुके हैं। क्या सिपाही के शौर्य में कमी आ गई या नीतियों में कमी थी? ये जो नीति थी रेस्ट्रेंट की, डायलॉग की, हाथ जोड़ने की, मिलने की, इट हैज गॉट टू बी चेंज। नाउ देयर इज ए नीड, वी आर इन ए पोजीशन, और जब युद्ध में हम अच्छी पोजीशन में होंगे तब बातचीत करेंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर इश्तियाक साहब, कितने आप सहमत होंगे, कितने मुत्तफिक होंगे कर्नल साहब की इस बात से कि बातचीत का वक्त निकल चुका और वाकई में हिंदुस्तान ने तो बहुत मौका पाकिस्तान को दिया है, बहुत मौका दिया पाकिस्तान को बातचीत के लिए? देखिए, जो बात जिस अंदाज से हो रही है, मैं तो एक एकेडमिक हूं, मैं इस तरह से नई चीजों को देखता हूं। अल्टीमेटली देखिए, या तो ठीक है अगर लोग ये महसूस करते हैं कि साहब जंग ही अब मसले का हल होता है तो जंग हो जाए, मैं उसको रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तो दूसरे नुक्ते नजर से देखता हूं कि मुल्कों के बीच में जो है एक तरह से अमन कायम रहना चाहिए। कुछ मसले हैं हमारे और उनके बीच में। अब जब से इधर मोदी गवर्नमेंट आई है, जिस चीज का इल्जाम आप पाकिस्तान पर लगा रहे हैं वो इन पर भी लग सकता है। बिन बुलाए वो लाहौर चले गए। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों तरफ से पॉलिटिशियंस भी, और कुछ पॉलिटिशियंस के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, कुछ मिलिट्री पर्सनल हैं, रिटायर्ड हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं इधर भी उधर भी। मैं उनसे हटके एज एन एकेडमिक सोचना चाहता हूं और उसी तरह से बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि अगर इमरान खान ने जो है बिल्कुल तालिबान वाली जबान बोलते रहे जब वो इलेक्शन के दौरान थे, लेकिन उसके बाद फौरन बाद जब इलेक्शन के बाद आए तो एक स्टेट्समैन को जैसे होना चाहिए उस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया और हिंदुस्तान से अमन की पेशकश की। उससे पहले देखें तो नरेंद्र मोदी ने भी जो है बिल्कुल एंटी पाकिस्तान स्टैंड्स लेके, डेवलपमेंट और दूसरी चीजें लेके एक जमाने से वो बोलते रहे हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आए तो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद हर एक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वो एक सिंपल पॉलिटिशियन नहीं होता, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने भी अमन की बात ही नहीं की, बल्कि जैसा कि आप कह रहे हैं बिन बुलाए वहां चले गए। उधर से क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री है, नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, वो मसले पैदा करते रहते हैं। उन मसलों का दो ही हल हो सकते हैं, या तो मिलिट्री हल है या निगोशिएशन है। ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। जब मुल्क एक चीज डिसाइड कर लेगा जाहिर हम उसके साथ हो गए, लेकिन जब तक वो कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनती है और उस वक्त तक तो हर एक को बोलने का हक है, बोलने दिया जाए। त्यागी साहब अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कमर आगा साहब लगता है आपसे नाराज होकर चले गए। उन्होंने मुझे कंट्राडिक्ट करते हुए शुरू किया और फिर वही बोलने लगे जो मैं बोल रहा हूं।
अल्टीमेटली जो है दुनिया में जहां भी जंग हुई है या तो कब्रिस्तान का अमन कायम हुआ है, मसला प्रोफेसर इश्तियाक साहब ये है कि एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, बातचीत का रास्ता तो एक हद तक ही खुला रहता है। आप पठानकोट देते हैं, आप उड़ी का जख्म देते हैं, उसके बाद पुलवामा जैसा हमला होता है। आखिर बातचीत कब तक रास्ते खुले रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे इसे? तो दूसरा रास्ता जो है, दूसरा रास्ता जो जंग है बातचीत में, तो मैंने मना तो नहीं किया है कि हम बातचीत अगर जंग मसले का हल है तो कर ली जाए। मैं जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं करने में, एक एकेडमिशियन के हैसियत से, एक न्यूट्रल पर्सन के हैसियत से कह रहा हूं कि क्या रास्ते हैं आपके पास। यहाँ तो एक मसला मेरे और आपके बीच में है, या तो हम गुफ्तगू करेंगे या तो हम जंग करेंगे। कौन सही? अतीकुर रहमान साहब, मसला बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हम जब देखते हैं मसला बहुत पेचीदा है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बार यह कोशिश की गई कि मुज़ाकरात से, बातचीत के जरिए से मसले का हल निकले, लेकिन आखिर हमें मिलता क्या है? पीएम मोदी जाते हैं तो हमें पठानकोट मिलता है, उड़ी जैसा जख्म मिलता है, पुलवामा जैसे अटैक होते हैं इमरान खान के आने के बाद। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मसले का हल कैसे देखते हैं अतीक साहब? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, इश्तियाक साहब ने जो अभी कहा कि हम जो मामलात अभी पेश कर रहे हैं, हम एकेडमिक मामलात पेश कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स इसको कोई भी रंग रूप दे सकते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मेरा पहले जैसा मैंने कहा, देखिए जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी से जुदा नहीं हो सकती है। आज जो 5 साल में हमने रुख अपनाया है कश्मीर को लेके, उसका नतीजा हमारे सामने ये आया है पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में। और बातचीत की जहां तक सवाल है, देखिए जहां तक के मेरी रीडिंग जाती है, जहां तक के मैंने दानिश्वरों को पढ़ा है इस मुतालिक, हर दानिश्वर का यह कहना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 300 नंबर हमने बातचीत की और 301 फेल हो गया और 302 नंबर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बातचीत, और जैसा मैंने पहले कहा, कल्चरल टाइज दो मुल्कों के बीच में, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो मुल्क तो कल्चरली इतने आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, चाहे वो गाना बजाना हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, या कोई भी आपसी लेन देन हो, ये कल्चरल टाइज जो हमने खत्म किए पाकिस्तान के साथ में, अब आप बातचीत की कैसी बात कर रहे हैं? अगर कल्चरल टाइज मेंटेन रखते हैं तो बातचीत तो जारी रहती। और डिप्लोमेटिक बातचीत का जहां तक सवाल है, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिप्लोमेटिक बातचीत उन दो मुल्कों के बीच में होती है जहां पर स्टेट्समैनशिप हो। हमको ये बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट जरूरी है। सिविलियन गवर्नमेंट चाहे जिस भी रूप रंग में आती है, चाहे वो नवाज शरीफ के शक्ल में आती है या इमरान खान के, अगर हम उसको एक्सेप्टेबिलिटी ना देते हैं तो हम ISI को बढ़ावा देते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम बातचीत कर पाएंगे। और बातचीत के लिए स्टेट्समैनशिप जरूरी है, जो कि दोनों मुल्कों के अंदर फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, सरफराज आरजू साहब, मसले का हल क्या होगा? एक हमेशा जब दोनों मुल्क बहुत करीब आने लगते हैं तो लगता है कि अब रिश्ते हमवार होंगे और करीब आ जाएंगे, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत दूर दोनों मुल्क चले जाते हैं। आखिर ये करीब कैसे आएंगे? रास्ते हमवार कैसे होंगे? कैसे मिलेंगे दोनों हमसाए ममालिक? दोनों ममालिक के दरमियान जंग का रास्ता भी कश्मीर से गुजरता है और रास्ते हमवार करने का तरीका भी कश्मीर से गुजरता है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू से तो इनकार किया, पाकिस्तान को हम मुंह नहीं लगाएंगे, लेकिन कश्मीर तो हमारा अपना है। बिल्कुल, कश्मीरियों के साथ गुफ्तगू से हमें किसने रोका है? हम लोग कश्मीरियों का दिल जीतने की बातें क्यों नहीं करते? हम लोग कश्मीर के साथ डायलॉग क्यों नहीं करते? कश्मीरियों के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको टेबल पर क्यों नहीं लाते? हमारी सरकारों ने कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कई मरतबा इंटरलोक्यूटर्स मुकर्रर किए, उन्होंने अपनी अपनी जो है तजावीज पेश की। उन तजावीज पर कश्मीर के मसले से पाकिस्तान का क्या लेना देना सरफराज साहब? इस मसले का सबसे बड़ा
ये क्योंकि इस मसले को तो हम लोग यहीं पर समझ सकते हैं। हिंदुस्तान इस मसले को यहां पर समझ सकता है। नहीं कर रहे। कश्मीर जीतने के बाद कश्मीर जब कश्मीर को हमारा जो हम अपना बना लेंगे, कश्मीरियों को अपना बना लेंगे, तो हमारा मौकफ और मजबूत हो जाएगा। हमारी जो नेशनलिज्म की जो हमारी जो तहरीकें हैं, उन तहरीकों को जो है इससे तक़वियत हासिल होगी। हम जो आइडिया ऑफ इंडिया जो पेश करते हैं दुनिया के सामने, हम उस आइडिया को और ज्यादा मजबूत बना के पेश कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमने तो कश्मीरियों को भी जो है अपने से दूर कर लिया है। हमने सिर्फ तशद्दुद को जो है वहां पर जो है राज करने का जो है का मौका दिया है। हमने मोहब्बत और हमने जो है कश्मीरियों के दिल जीतने के लिए कौन से इकदाम किए हैं? 10 मरतबा हम सरकार देख ले, सरकार जैसा कि दूसरे स्टेट पे मदद करती है, हेल्प करती है, वैसे कश्मीर में भी करती है। इस तरह से नहीं बोल सकते सरफराज साहब कि हमारी सरकारें कश्मीर में कुछ नहीं करती। मसला नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि हमारी सरकारें कश्मीर की अनदेखी करती हैं। भाई कश्मीर भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कश्मीर भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा, और मेरे ख्याल से जितनी स्कीमें मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाती हैं, वही स्कीमें कश्मीर में भी जाती है सरकार की तरफ से। नहीं कर सकता, बिल्कुल जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कश्मीर में जो है अपने बारे में जो है वहां पर एक पॉजिटिव वेव क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना, कि हमसे गलती क्या हो रही है, हम क्यों जो है इनको अपने से दूर कर रहे हैं, अपने से करीब क्यों नहीं लेकर आ रहे। ये अगर मसला हमने हल कर लिया, कश्मीरियों का अगर हमने अपने साथ में ले लिया, तो इस सह फरीकी तनाजे में जो है दो फरीक एक तरफ हो जाएंगे। पाकिस्तान बिल्कुल सरफराज साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त अरुण जेटली साहब की पीसीआर में सीधे वहीं पर चलते हैं। इस वक्त करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, यह एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। There is an important two decisions with regard to Jammu and Kashmir because of the provisioning of Article 370. All laws passed by the centre, including constitutional changes, etc., have to be approved there by the assembly or the state so that they could be applied in the state. Now, provisions with regard to reservations of SC, ST, OBC, which were brought in 1993 by the 97th Amendment, had not been made applicable to the states till today. So, with the consent of the governor, the same has been made applicable by amending the 1954 constitutional order. Similarly, the 10% reservation, this I did not say in Hindi, so I am reiterating it now, meant for economically weaker sections, which was the constitution amendment passed recently, has also been made applicable to the state. There is a third change, that the reservation for certain areas which conventionally people have lived a disturbed life because they are on the national borders or the line of control. Under the 2004 Jammu and Kashmir Reservation Act, that reservation existed only for those living next to the line of control. The same criteria will now apply and be applicable to those living next to the international border. कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो आज क्लियर किए गए। एक प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था कि राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये 1405 करोड़ की लागत से होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इनिशियली डेवलप करेगी, कॉरपोरेट मॉडल होगा इसका, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी और इसको बाद में इसकी इक्विटी क्या हो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी। अब इसका 1405 करोड़। दूसरा,
एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। इसमें पार्ट फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आ रही है और इसमें स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स दोनों कवर होंगे और इसकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए 433.7 किलोमीटर के लिए वो ₹2144.56 करोड़ के साथ इसको अप्रूव किया गया है। तीसरा, 4-लेनिंग ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 4-लेन ब्रिज डुबरी और फुलबरी मेघालय के बीच में, इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 19.28 करोड़ होगी और ये 50 किलोमीटर की जर्नी को अब उस तरीके से ये 19.50 210 किलोमीटर को, और इसमें जो टाइमिंग सेव होगा, जो डिस्टेंस है इस ब्रिज के बनने से वो बहुत होगा। रवि जी मुझे बतला रहे हैं कि लगभग 200 किलोमीटर घट करके 19 किलोमीटर 200 किलोमीटर का जो ट्रैवल। तो काबीना कमेटी की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इससे मुतालिक अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे थे और जानकारी दे रहे थे। मेरे साथ प्राइम डिबेट में जो मेहमान जुड़े थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज के इशू पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, कर्नल टीपी त्यागी साहब, डॉक्टर फैसल अहमद, अतीकुर रहमान साहब, सरफराज आरजू साहब। बात हमारी अधूरी रहेगी लेकिन जो भी बात हुई अच्छी बातचीत हुई। कमर आगा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।